सेक्शन 12 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी विधिक कार्रवाइयों में समय का अपवर्जन। देखिए, जब कोई वाद, अपील या आवेदन, ये चीज़ याद रखना सेक्शन 12 में कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। सेक्शन 12 वाद, अपील और आवेदन तीनों में, ठीक है, के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दी जाएगा जिससे इस परिसीमा काल की गणना की जानी, मतलब जब से काउंट होगा वह दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए जो अपील की इजाज़त या पुनरीक्षण के या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हो। मान लीजिए अपील के लिए या किसी अन्य आवेदन के लिए हमने इजाज़त मांगी है या पुनरीक्षण के लिए, तो परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन भी जिस दिन ऐसा निर्णय सुनाया गया था या वह डिक्री या दंडादेश या आदेश की जिसकी अपील की गई है, जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन ईप्सित है यानी चाहा गया, प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने में, यानी उसकी कॉपी प्राप्त करने में जो डिसीजन था, जो टाइम लगा ना, वह अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। सब क्लोज यही कह रहा है जहाँ की किसी डिग्री या आदेश की अपील की जाती है या उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है, या जहाँ की किसी डिग्री या आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है, वहाँ उस निर्णय की प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। मतलब कोई डिग्री है या आदेश की अपील की जा रही है, ठीक है, उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन भी चाहा गया, या जहाँ किसी डिग्री आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया है, ठीक है, तो वहाँ उस निर्णय की जो कॉपी अभी प्राप्त करने में टाइम लगा वह भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। 4 है किसी पंचायत के यानी अवार्ड के अपास किए जाने के लिए, यदि किसी अवार्ड को हम सेट असाइड करा रहे हैं तो उसके लिए जो आवेदन के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में पंचायत की जो कॉपी प्राप्त करने में लगा समय वह भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है किसी डिग्री आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की इस धारा के अधीन संगणना करने में वह समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा जो न्यायालय ने डिग्री आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व डिग्री आदेश को तैयार करने में लगाया हो। सिंपल बात है। इस एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो जिस टाइम पीरियड में उसने डिग्री आदेश को तैयार किया था वह लैप्स नहीं हो। सेक्शन 13 है यानी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू सू और अपील एज ए पॉपर इज अप्लाइड फॉर, मतलब कि इन दशाओं में समय का वर्जन जहाँ किंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो, जहाँ किंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया है और वहाँ प्रतिपेक्षित हो गया हो, वहाँ उस वाद अथवा अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक इस इजाज़त के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहा हो। मतलब कि जब वह किंचन के लिए आवेदन करता रहा हो उस समय तक समय सीमा का जो है लिमिटेशन को पार कर दिया जाएगा। तो ऐसे वादी अपील के लिए विहित न्यायालय फीस दे दी जाने पर न्यायालय उस वादी अपील को वही बल और प्रभाव रखने वाली मानकर बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। मतलब कि जो वाद अपील के लिए जो विहित फीस है और न्यायालय को दे दी जाती है तो वैसा माना जाएगा मानो वह न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। अब चलते हैं सेक्शन 14 की तरफ, जब बात करता है कि बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक किए गए कार्रवाइयों में लगे समय का अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन। मतलब कि कोर्ट को ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है और वहाँ पर सद्भावपूर्वक की गई है कोई कार्रवाई और वहाँ पर कोई समय लगता है तो वह टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना करने में उतने समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, चाहे तो प्रथम बार के चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्रवाई सम्यक तत्परता से अभियोजित करता रहा है, ठीक है, सम्यक तत्परता से अभियोजित करता रहा है और अपवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ की वह कार्रवाई उसी विवाद विषय से संबंधित हो और सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि ये वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतु से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। मतलब कि है कि जैसे उसने गुड फेथ में किया है और उसी विवादक से संबंधित हो और ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई है जो अधिकारिता की त्रुटि है वैसे ही प्रकृति के अन्य हेतु से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो, मतलब उसे ज्यूरिडिक्शन ना हो तो वह ऐसे ही माना जाएगा माने कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में की गई हो। और किसी आवेदन की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने के दौरान वादी चाहे प्रथम बार की अपील चाहे पुनरीक्षण न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्रवाई सम्यक तत्परता से अभियोजित करता रहा है अपवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ की कार्रवाई सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई जिसकी अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति अन्य हेतु से ग्रहण करने में असमर्थ हो। ये कह रहा है कि उतना समय जितने के दौरान वादी ने
न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्रवाई सम्यक तत्परता से आयोजित की हो। ठीक है। सब क्लोज 3 कह रहा है कि ऑर्डर 23 के रूल 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए धारा 1 के उपबंध उस आदेश के नियम 1 के अधीन न्यायालय द्वारा दी गई अनुज्ञा के आधार पर संस्थित नए सेक्शन 14 का सब क्लोज 2 ये कहता है कि यदि विदाउट जुरिडिक्शन की कोर्ट में मान लीजिए 3 वर्ष तक कार्रवाई यानी प्रोसीडिंग्स चलती रही, कोई मुकदमा चलता रहा और 3 साल बाद पता चलता है लिमिटेशन के बीच जाने बाद की कोर्ट को जुरिडिक्शन ही नहीं थी, तो वहाँ वह 3 साल एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं लगेगी। सब क्लोज 3 कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC के ऑर्डर 23 के रूल 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के उपबंध उस आदेश के नियम 1 के अधीन न्यायालय द्वारा दी गई अनुज्ञा के आधार पर संस्थित नए वाद के संबंध में लागू होंगे, जहाँ की ऐसी अनुज्ञा इस आधार पर दी गई कि अधिकारिता में त्रुटियाँ वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतु से पहले वाद का असफल होना संभावी है। मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड है 1 ईयर, 3 वर्ष का लिमिटेशन पीरियड है और आपने 2015 में वाद संस्थित किया। ठीक है, और 2016 में आपने विड्रॉल कर लिया। ठीक है, और 2016 के लास्ट में आप क्या चाहते हो कि आप फिर से वाद संस्थित करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो लिमिटेशन पीरियड होगा वो कहाँ से काउंट होगा, 2015 से ही काउंट होगा, ना कि जहाँ से आपने विड्रॉल किया था। तो आपको 2015, 16, 17 यानी 18 के बीच अंदर 15 से 18 के अंदर आपको सूट फाइल कर देना चाहिए। नया वाद जो लाओगे आप 2018 तक ही लाओगे, उसके बाद नहीं। ये कहता है सब क्लोज 3। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस समय का वर्जन करने में जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्रवाई लंबित थी और वह दिन जिस दिन वह कार्रवाई संस्थित की गई और वह दिन जिस दिन उसका अंत हुआ, दोनों गिने जाएंगे। जो एक्सक्लूजन होगा तो कौन कौन से दिन गिने जाएंगे, जिस दिन जब वह कार्रवाई लंबित थी, ठीक है, और वह दिन जिस दिन वह कार्रवाई संस्थित की गई हो, पेंडिंग थी और संस्थित की गई हो, और वह दिन जिसका अंत हुआ हो, दोनों गिने जाएंगे। और कोई वादी या आवेदक जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा है कार्रवाई का विभाजन करता हुआ समझा जाएगा। मतलब जो अपील का प्रतिरोध कर रहा था उसे क्या मानेंगे, प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो पक्षकारों के या वाद हेतुकों के कुछ संयोजन को अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतु समझा जाएगा। जो कुछ संयोजन है पक्षकारों के, तो वाद हेतु के जो कुछ संयोजन है उनको अधिकारिता में त्रुटि माना जाएगा। सेक्शन 15 बात करता है कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। तो कौन कौन से मामले, किसी ऐसे वाद के या किसी ऐसी डिग्री के निष्पादन के लिए, कहाँ ये सूट्स एंड एग्जीक्यूशंस, ठीक है, के लिए आवेदन के जिसका संस्थित निष्पादन किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया हो। ठीक है, किसी बात के ऐसी डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन के जिसका संस्थिति निष्पादित किया जाना है और जिसे किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया हो, तो परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय जितने समय ऐसा व्यादेश या आदेश बना रहा हो, जब तक वह इंजंक्शन या कोई ऑर्डर बना रहता है, वह दिन जिस दिन वह निकाला गया था और वह दिन जिस दिन वह समाप्त किया गया यानी प्रत्याहार किया गया, वह अपवर्जित कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में, कोई इंजंक्शन या कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो जब तक वह ऑर्डर या इंजंक्शन रहता है, जिस दिन वह जारी किया जाता है, जिस दिन वह समाप्त किया जाता है, वह समय इंक्लूड कर दिया जाएगा। सब क्लोज 2 कह रहा है किसी तत्सम प्रबंध विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना करने में जिसकी सूचना दी गई है, ठीक है, जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सहमति या मंजूरी अपेक्षित है, ऐसी सूचना की काल अवधि या यथास्थिति ऐसी सम्मति अथवा मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई सूचना दी गई है परिसीमा काल की संगणना करने के लिए और जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सहमति या मंजूरी जरूरी है लेने उसके लिए, तो ऐसी सूचना की जो काल अवधि है या उसकी यथास्थिति ऐसी सम्मति अथवा मंजूरी भी प्राप्त करने में जो समय लगा है वह अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का अपवर्जन करने में वह तारीख जिसको सम्मति या मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और वह तारीख जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हो, दोनों गिनी जाएंगी।
सबक्लोज थ्री कहता है किसी व्यक्ति को दिवालिया न्यायनिर्णित करने की कार्यवाही में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापन की कार्यवाही में नियुक्त किसी समापक या अंतिम समापक द्वारा किए गए किसी वादे या डिग्री के निष्पादन आवेदन की परिसीमा काल की संगणना में वह कालावधि वर्जित कर दी जाएगी जो ऐसी कार्रवाई को संचित करने की तारीख को प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर समापक की नियुक्ति की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त होती है। मतलब कि कोई व्यक्ति दिवालिया न्यायनिर्णित हो गया है और उसकी कार्रवाई में कोई रिसीवर नियुक्त करना है या कोई अंतरिम रिसीवर नियुक्त करना है, तो किसी कंपनी के जो परिसमापन पर कार्यवाही में नियुक्ति या किसी समापक की होती है तो उस वाद्य डिग्री के निष्पादन में आवेदन की परिसीमा काल की संगणना करने में वह काल अवधि वर्जित कर दी जाएगी जब तक वह रिसीवर वगैरह समापक के लिए होती है नियुक्ति के लिए। अब चलते हैं सब क्लोज 4 की तरफ, जो किसी कहता है किसी डिग्री के निष्पादन हुए विक्रय में क्रेता द्वारा कब्जे के लिए 15 जो बात कर रहा है कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन यानी कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। तो कौन से केसेस हैं? किसी ऐसे वाद के या किसी ऐसी डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन को जिसका संस्थित या निष्पादित किया जाना किसी आदेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया हो। मतलब कि कोई डिग्री है किसी के पक्ष में पास की गई है, ठीक है, वाद, तो और यदि वह एग्जीक्यूशन के लिए जाता है लेकिन उसको निष्पादित किया जाना क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। किसके द्वारा? बाय व्यादेश यानी इंजंक्शन और एनी ऑर्डर या आदेश द्वारा। तो परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय जब जो उसका लिमिटेशन टाइम पीरियड है वो जो काउंट होगा वो कब से होगा? उसमें इतना समय जितने समय से व्यादेश या आदेश बना रहा हो, ठीक है। जब तक वह व्यादेश और आदेश बना रहता है तो वह टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और वह दिन जिस दिन वह निकाला गया है वह दिन भी एक्सक्लूड किया जाएगा जिस दिन वह व्यादेश या आदेश जारी किया गया था और वह दिन जिस दिन वह वापस लिया गया या प्रत्याहरण किया गया था ये टाइम एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे लिमिटेशन पीरियड काउंट करने में। ये कह रहा है सेक्शन 15। अब चलते हैं सब क्लोज 2 की तरफ, जो कहता है किसी तत्समय प्रबंध विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी ऐसे वाद की परिसीमा काल की संगणना करने में जिसकी सूचना दी गई है, ठीक है, या जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है, ठीक है, किसकी? सरकार की या किसी अन्य प्राधिकारी की, और ऐसी सूचना की काल अवधि या यथास्थिति ऐसी सम्मति अथवा मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं सीपीसी में 2 महीने की सूचना देनी होती है सरकार के आगे से अगर हम कोई वाद लाते हैं या उसकी मंजूरी लेने के लिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि सरकार के उस सूचना देने के लिए मंजूरी लेने के लिए जो समय है वो यहाँ पर लैप्स कर दिया जाएगा यानी वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, जो कह रहा है कि सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का अपवर्जन करने में वह तारीख जिसकी सम्मति अथवा मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और वह तारीख जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ था वह दोनों गिनी जाएंगी। मतलब कि जो हमने सरकार की ऐसी मंजूरी प्राप्त करने के लिए जो समय है उसका अपवर्जन किया जाएगा और वह तारीख जब जिसकी सम्मति तो मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था, मतलब जो हमने आवेदन किया है मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए, तो वह समय एक्सक्लूड किया जाएगा और वह तारीख जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ और कौन सी जिसको उस सरकार ने या अन्य प्राधिकारी ने अपनी मंजूरी दी वे दोनों एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। कौन कौन से? एक तो हमने मंजूरी भी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन के लिए जो टाइम था वो, और जिस तारीख को वह मंजूरी मिली। सब क्लोज 3 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को दिवालिया न्याय निर्णित करने की कार्रवाई में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिमापन की कार्रवाई में नियुक्त किसी समापक या अंतिम समापक द्वारा किए गए किसी वाद या डिग्री के निष्पादनार्थ आवेदन की परिसीमा काल की संगणना करने में वह काल अवधि वर्जित कर दी जाएगी जो ऐसी कार्रवाई को संचित करने की तारीख को, ठीक है, प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर या समापक की नियुक्ति की तारीख से निम्न 3 मास के अवसान पर समाप्त होती है। ये कह रहा है कि मतलब यदि कोई व्यक्ति जो दिवालिया न्याय निर्णित हो गया है, ठीक है, दिवालिया न्याय निर्णित होने की कार्रवाई में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापन की कार्रवाई में नियुक्त किसी समापक का या अंतिम समापक द्वारा किए गए किसी वाद या डिग्री के निष्पादन में आवेदन की परिसीमा की काल की जो गणना है उसमें कौन सी काल अवधि वर्जित कर दी जाएगी? ऐसी कार्रवाई जो संचित करने की तारीख को प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर
यह समापक की नियुक्ति की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त होती है। अब चलते हैं सब क्लॉज 4 की तरफ, जो कहता है किसी डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रय में क्रेता द्वारा कब्जे के लिए बाद के परिसीमा काल की संगणना करने में। ये कह रहा है कि किसी डिग्री के जो हम एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में जो सेल होती है और क्रेता द्वारा कब्जे के लिए बाद के लिए जो परिसीमा काल की संगणना है, उसमें कौन सा समय वर्जित कर दिया जाएगा, जिसके दौरान विक्रय पास कराने के लिए कोई कार्यवाही अभियोजित की गई हो। ठीक है, पास पास करा रही है तो डिग्री के निष्पादन में ऐसी कार्रवाई ये बात की परिसीमा काल की गणना करने में उतना से भारत से बाहर, तो भारत के बाहर के उन राज्यों में अनुपस्थित समाप्त हो जाए, और वो आता तब है जब लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो जाता है। तो वो वहाँ से गया और जब वो आया तो ये पूरा दिन से लगाया जाएगा लिमिटेशन पीरियड जब है सेक्शन होने के पूर्व मृत्यु हो जाना। मतलब कि जब बाद लाने का अधिकार जब अराइज होता है और मृत्यु हो जाने पर उसका क्या प्रभाव होगा। तो जहाँ की कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार होता, उस अधिकार के प्रभुत्व होने के पहले मर जाए, या जहाँ की वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता है। मान लीजिए मतलब राइट ही तब अराइज हो रहा है जब उसकी मृत्यु होती है, तो वहाँ पर इसी मकाल की संगणना उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि यानी एलआर हो जाए, जो विधिक प्रतिनिधि है वह सक्षम हो जाए और ऐसा वाद संस्थित करने या आवेदित करने के लिए समर्थ हो जाए। ये इसके जैसे ही हमने सेक्शन आपको लग रहा होगा पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, हम पढ़ा है सेक्शन 6 में। तो ये कह रहा है कि मतलब ये कोई व्यक्ति है जहाँ की यदि कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता और वाद संस्थित करने आवेदन करने का उसे अधिकार होता, तो उस अधिकार के जो अराइज होने के पहले ही वह मर जाए, मतलब कि राइट अराइज ही नहीं हुआ और वह मर गया है, या जहाँ वाद संस्थित करने आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता है, या ये कह लें कि मतलब राइट ही तब अराइज हो रहा है कि उसकी मृत्यु होगी तब होगा, वहाँ परिसीमा काल की संगणना में उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा प्रतिनिधि हो जाए, यदि उसका एलआर होगा तभी उसकी संगणना की जाएगी जब वह समर्थ हो जाए। कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सब क्लोज 2 कह रहा है जहाँ की कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होता और उस अधिकार के प्रोद्भूत होने से पहले वह मर जाए, या जहाँ किसी वाद के विरुद्ध वाद संस्थित करने आवेदन करने का अधिकार उसकी मृत्यु पर प्रोद्भूत होता है, वहाँ परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जिसके विरुद्ध वादी ऐसा वाद संस्थित कर सके या आवेदन कर सके। ये कह रहा है कि मान लीजिए सेम ऊपर जैसे मिलता जुलता है कि मतलब कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने का उसे अधिकार होता, ठीक है, और उसके अधिकार के उद्भूत होने से पहले भी मर जाता है, राइट राइज होने से पहले मर जाता है, और जहाँ किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित करने आवेदन करने का अधिकार उसकी मृत्यु पर ही राइज हो रहा है, वहाँ परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जिसके विरुद्ध वादी ऐसा वाद संस्थित कर सके या आवेदन कर सके। सब क्लोज 3 कह रहा है उपधारा 1 या उपधारा 2 की कोई बात शुभ अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए वादों को अथवा किसी स्थावर संपत्ति के आनुवंशिक पद के कब्जे के वाद को लागू नहीं होती। तो ये कह रहा है कि जो उपधारा 1 और 2 हैं वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होते, शुभ के अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए किसी स्थावर संपत्ति के कौन से आनुवंशिक पद के कब्जे को लागू नहीं होंगी, हेरिटेटरी राइट। तो अब देखते हैं सेक्शन 17 जो बात करता है कपट या भूल का प्रभाव, जहाँ के किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है, जहाँ के किसी वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए मतलब कोई परिसीमा काल दिया हुआ है और वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है, किसके द्वारा कपट किया गया, प्रतिवादी या उसके या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है, अथवा उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है किसी यथापूर्वक व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है,
या वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है, अथवा वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उसमें कपटपूर्वक छिपाई गई है। और वहाँ परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना आरंभ न होगा जब तक कि वादी आवेदक उस कपट या भूल का पता न चल जाए या सम्यक तत्परता से पता चल सकता था अथवा छिपाए गए दस्तावेज की दशा में तब तक कि बिना आरंभ न होगा जब तक कि वह छिपाए गए दस्तावेज पेश करने उसे पेश किया जाना विवश करने के साधन वादी या आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त न हो जाए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ए है, एक पिता है, ठीक है, और उसने अपने बेटे बी को प्रॉपर्टी विल कर दी, ठीक है, और जो उसका बेटा सी है उसे पता रहता है कि उसके पिता ने प्रॉपर्टी बी को विल कर दी है। अब वो क्या करता है, जो बी है उसे ये मालूम नहीं है कि बी उसका ही भाई है, तो जो बी है वो इससे कपट करता है। वो उस प्रॉपर्टी को जो ऑलरेडी बी के नाम वसीयत हो चुकी है उसे सेल कर देता है और बी खरीद लेता है, और बी को पता भी नहीं होता है कि ए ने यानी कि उसके पिता ने उसके नाम वसीयत कर दी है, और वह खरीद लेता है। और कुछ समय पश्चात उसे पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी ऑलरेडी वह तो उसके नाम वसीयत हो रखी है। तो अब वो जब उसे पता चलता है तो परिसीमा काल के पीरियड कब से माना जाएगा, जब उसे इसकी सूचना मिली, ठीक है। जहाँ की निर्णित ऋणी ने किसी डिग्री या आदेश का परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया गया हो। जो निर्णित ऋणी है किसी डिग्री आदेश के परिसीमा काल के भीतर जो इसका निष्पादन ही कपट या बलपूर्वक द्वारा निवारित कर दिया, वह न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर डिग्री या आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा। यहाँ पर इसका बढ़ाया जाना बताया सब क्लोज टू कब, यदि उसने कपट द्वारा उसे परिसीमा काल को एक्सक्लूड कर दिया है। तो परंतु यह जबकि ऐसा आवेदन यथास्थिति कपट का पता लगने की या बल प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया गया हो। ये कह रहा है कि बढ़ाया कब जाएगा, यदि उसने अपनी इस राइट का प्रयोग 1 वर्ष के भीतर कर लिया हो। सेक्शन 18 इसे हम अकेले नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 18, 19 और 20 एक साथ ही पढ़े जाएंगे। तो ये तीनों ही एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट का इफेक्ट बताता है सेक्शन 18, जहाँ की किसी संपत्ति का अधिकार विषयक वादे आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति का अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है। ये कह रहा है जहाँ की किसी संपत्ति या अधिकार विषयक यदि कोई वाद या आवेदन है उसके लिए जो प्रेस्क्राइब टाइम है उसके पहले ऐसी संपत्ति अधिकार विषय के दायित्व की यदि कोई लिखित अभिस्वीकृति की गई है और उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, उस किसके पक्षकार के द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति अधिकार दावा किया जाता है, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता है हस्ताक्षरित है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना किसी अन्य व्यक्ति में जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व उत्पन्न करता है हस्ताक्षरित है, वहाँ उस समय से वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी, एक नया परिसीमा काल संगठित किया जाएगा। सेक्शन 19 जो बात करता है ऋण लेखे या वसीयत संपदा का ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव। देखिए 18 में हमने क्या देखा था कि उसने ऋण दिया ए ने बी को, और बी ने टाइम लैप्स होने से पहले, ठीक है, परिसीमा काल के खत्म होने से पहले ही उसने एक्नॉलेजमेंट कर लिया फिर से। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पर ए ने बी को ऋण दिया था, ठीक है, और उसने लौटाया नहीं। वह इससे पहले कि केस यानी वाद दायर करता उसने कुछ रकम चुका दी, किसको, ए को, बी ने, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब से उसने रकम चुकाई, पैसे दिए, यानी कि उसका ऋण कुछ हद तक दे दिया मतलब, तो यहाँ से एक नया परिसीमा काल शुरू होगा, ये कहता है सेक्शन 19। इसका परंतु कहता है कि उस दशा के सिवाय जिसमें ब्याज का संदाय सन 1928 की जनवरी के प्रथम दिन के पूर्व किया गया था, उस दशा के सिवाय मतलब कि जो दशा दी हुई है जिसमें ब्याज का संदाय 1928 की जनवरी के प्रथम दिन के पूर्व किया गया था, यह तब होगा जब उस संदाय की स्वीकृति संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में, उसके हस्ताक्षरित लेख में हो। मतलब 1928 जनवरी के पहले तो ये लागू नहीं था, लेकिन अब हस्तलेख में होनी चाहिए।
यानी हस्ताक्षरित हो। इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहाँ की बंधकित भूमि बंधकदार के कब्जे में हो वहाँ ऐसी भूमि के भाटक या उपज की प्राप्ति संदाय मानी जाएगी। मतलब कि जो बंधक भूमि है बंधकदार के कब्जे में है तो वहाँ पर जो भाटक और उपज होगा वही संदाय माना जाएगा। ऋण के अंतर्गत वह धन नहीं आता जो न्यायालय के डिग्री आदेश के अधीन संदेह हो। मतलब ऋण में क्या क्या नहीं आएगा, जो न्यायालय के डिग्री आदेश के अधीन रखा गया हो। सेक्शन 20 बात करता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदायक प्रभाव, मतलब कि किसी अन्य से एक्नॉलेजमेंट। धारा 18 और 19 में इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पद के अंतर्गत निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्ण संरक्षक, यदि वह व्यक्ति जिसे प्राधिकृत किया गया था अभिकर्ता वह निर्योग्य हो गया है तो उसका विधिपूर्ण संरक्षक, ठीक है, सुपुर्ददार या प्रबंधक या अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने अथवा संदाय करने के लिए ऐसे संरक्षक सुपुर्ददार या प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता आता है। ठीक है, तो फिर जिनके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्ददार, प्रबंधक, अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने अथवा संदाय करने के लिए संरक्षक, सुपुर्ददार या प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता आएंगे। उक्त धाराओं में कोई भी बात अनेक संयुक्त संविदाकर्ताओं, भागीदारों, निष्पादकों या बंधकदारों में से किसी एक को उनमें से किसी अन्य या किन्हीं अन्यों द्वारा या के अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अभिस्वीकृति या किसी किए गए संदाय के कारण भी प्रभाव्य नहीं कर देती। मतलब ये कि जहाँ संयुक्त संविदाकर्ता हैं या संयुक्त भागीदार हैं या संयुक्त निष्पादक करता हैं या उनमें से किसी एक को यदि उनमें से किसी अन्य या किन्हीं अन्य द्वारा अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट किया गया है या किसी किए गए संदाय के कारण ही प्रभाव्य नहीं कर देगी उन्हें। ठीक है, तो सब क्लोज ये कह रहा है उदाहरणों के प्रयोजनों के लिए। देखिए सेक्शन 20 है, 20 जो बात कर रहा है कि मान लीजिए जिसको एक्नॉलेजमेंट करनी है, ठीक है, और वो किसी निर्योग्यता के अधीन हो जाता है या कोई माइनर है तो उसकी तरफ से कौन अभिस्वीकृति कर सकते हैं? उसका विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्ददार, प्रबंधक या फिर इन तीनों के द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अभिकर्ता कर सकेगा। ठीक है, सब क्लोज टू कह रहा है कि यदि ये जो संविदाकर्ताओं, भागीदारों, निष्पादकों या बंधकदारों में से किसी एक ने एक्नॉलेजमेंट कर लिया है तो वह अपने एक्नॉलेजमेंट के लिए बाकी सबको बाउंड नहीं कर सकेगा।